नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी दोस्त सेशन को शेयर कर दें। आप सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्त, आप सभी के लिए बेहतरीन क्लासेस दी जा रही हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे। आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप सभी बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, बात करें जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए जाते हैं वो बहुत ही मेहनत करके बहुत अच्छे से ऑप्शंस को क्लियर करके बताया जाता है, समझाया जाता है विथ एक्सप्लेन, जो है एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया जाता है। तो दोस्त, आप सभी सेशन को अच्छे से वॉच करें, पूरा देखें, चीज़ों को सीखें। आप लोग जितना सीखेंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर होगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा है, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है कि गेस्टार्ट किस भाषा का शब्द है। कह रहा लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, अरबी भाषा, उर्दू भाषा। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब बात करते हैं गेस्टार्ट, जो यह शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो बात करते हैं यह भाषा का शब्द है जर्मन भाषा। गेस्टार्ट का मतलब क्या होता है इसे हम देखेंगे। गेस्टार्ट का मतलब क्या होता है। गेस्टार्ट का मतलब होता है कि समग्रता से, मतलब टोटल हम देखते हैं किसी चीज का निराकरण करना हो, किसी बातों का हमें निराकरण करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका पूरा अवलोकन करते हैं और पूरा अवलोकन करके चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद उस पर समस्या समाधान करते हैं, उस पर क्या करते हैं, समस्या समाधान करते हैं। तो बात करिए दोस्त, जब बात करते हैं गेस्टार्टवाद का जनक किसे बोला जाता है, इसे आप ध्यान देंगे। गेस्टार्टवाद एक क्या है, एक संप्रदाय है और इस संप्रदाय के जनक कौन बोले जाते हैं, तो जनक बोले जाते हैं मैक्स बर्दिमर। बात करें एक कौन है, एक कोहलर के शिष्य हैं। कौन है, कोहलर के, कोहलर के शिष्य हैं, इसे आप ध्यान देना। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले का बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, आप सभी देख भी रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम सभी देखेंगे और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी किसने लिखा है। करा मैकडूगल, कोहलर, जीन पियाजे, वाटसन। जी आप बताएंगे इसमें से पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है और बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। बात करें दोस्त, तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि बात करें आप पुस्तक किसकी है, तो यह पुस्तक है मैकडूगल की। बात करें मैकडूगल की एक और पुस्तक है, यहीं पे लिख देते हैं एन आउट लाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो बात करें किसके द्वारा लिखा गया है, इस पे लिखा गया है चेतना का आलोचना किया गया है। इस पुस्तक में चेतना का आलोचना किया गया है। चेतना का आलोचना का मतलब है जो विलियम वुंट थे, विलियम वुंट द्वारा बोला गया था मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है, उसी को इन्होंने कहा, उसी को इन्होंने नकारा है। इसमें जो बोला गया विलियम वुंट के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा क्या बोला गया था 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कहा गया कि चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान। तो इसका उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इसी पुस्तक में, इसी पुस्तक में क्या किया था, विरोध किया था। इसे आप ध्यान देंगे। एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में इन्होंने, जो विलियम मैकडूगल है, किसकी पुस्तक है, विलियम मैकडूगल की पुस्तक है। यह पुस्तक विलियम मैकडूगल की भी है, इसे लिख देंगे आप विलियम मैकडूगल। उन्हीं की पुस्तक है और उनके द्वारा यह पुस्तक, दो पुस्तकें लिखी गई हैं, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी और बात करें एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। या दो पुस्तकें लिखी गई हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन राइट होगा, इसे आप ध्यान देना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कोहलर की बात करें, कोहलर की पुस्तक का लिख देते हैं आप सभी के सामने। कोहलर की पुस्तक की बात करें, कोहलर के द्वारा लिखा गया है द टॉक्स ऑफ गेस्टार्ट।
जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसे हम लिख देते हैं द साइकोलॉजी ऑफ बात करें द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। वाटसन की बात करें, वाटसन द्वारा बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक लिखी गई है, इसे आप नोट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी के सामने है। आप बताने का प्रयास कर भी रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरे का ए ऑप्शन राइट होगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए दोस्त, जब आप बात करते हैं पुस्तक से, जब बात करते हैं बुक से, जब बुक से बात करते हैं तो आप सभी की यूपी टेट सुपर टेट में कितना पूछा जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन। तो आप इसे नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है, चीज़ों को बताया गया है, हर ऑप्शंस को समझाया गया है। अगर बुक से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो आप अच्छे से टिक कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? करा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? करा एबिंगहॉस, थॉर्नडाइक, वाटसन, अरस्तु। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो यह बोला जाता है थॉर्नडाइक को, आपका राइट ऑप्शन होगा बी। अब बात करें एबिंगहॉस को क्या बोला जाता है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक, अधिगम मनोविज्ञान का जनक। जो अधिगम का वक्र था इन्हीं के द्वारा दिया गया है, एबिंगहॉस के द्वारा ही दिया गया है, इसे आप नोट कर लेंगे। और बात करें थॉर्नडाइक, क्या बोला जाता? थॉर्नडाइक को 1920 ईस्वी में इसकी खोज की थी। 1920 ईस्वी में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की खोज की थी और वहीं पर इनको बोला जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। और अमेरिका के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे, इसे आप नोट कर लेंगे, अमेरिका के थे। और बात करें वाटसन, आपको पता है वाटसन क्या है? व्यवहारवाद के जनक हैं। अरस्तु की बात करें, अरस्तु प्राचीन मनोविज्ञान के जनक हैं, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। आप लोग 3rd नंबर क्वेश्चन के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि अतार्किक चिंतन की उम्र, आप सभी से पूछा जा रहा है अतार्किक चिंतन की उम्र कौन सी अवस्था को माना जाता है? करा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें से आप बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करें कि जब आप बात करते हैं बाल विकास में, बाल विकास की जब बात करते हैं तो बाल विकास में हमें 3 अवस्थाओं को पढ़ना है। कितनी अवस्था को? 3 अवस्था को। एक है शैशवावस्था, एक है बाल्यावस्था और जो तीसरा है उसे हम पढ़ना है किशोरावस्था। और इसकी एज की बात करें, सामान्यता जो बांटा गया है और 0 से 6 वर्ष, इसका होता है 6 से 12 वर्ष और इसका होता है 12 से 18 वर्ष। जब बात करते हैं सामान्यता की बात करते हैं तो यही सामान्यता है। और बात करें जब कह रहा कि अतार्किक चिंतन, देखिए बच्चे में तार्किकता की सोच नहीं होती है। कब नहीं होती है? शैशवावस्था में नहीं होती है। तो इसलिए आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अतार्किक चिंतन की उम्र को बोला जाता है, वह बोला जाता है शैशवावस्था को। इससे आप ध्यान देना, आपका 4th का बी ऑप्शन राइट होगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। करा बाल्यावस्था, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछ रहा है बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? रोस ने, कोलब्रुस ने, करा फ्रायड ने, वैलेंटाइन ने। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें से आप सभी बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। बात करें दोस्त, जब आप बात करते हैं तो यह डिफिनीशन है किससे? बाल्यावस्था से संबंधित। बाल्यावस्था को क्या बोला जाता है? चाइल्डहुड।
और इसका एज जो होता है वह होता है 6 से 12 वर्ष सामान्यतः, यही तो हम जानते हैं। बात करें तो यह डिफिनीशन दिया गया है रोस के अनुसार। रोस ने कहा कि बच्चा बाल्यावस्था में इतना अच्छे से झूठ बोलता है, इतना अच्छे से झूठ बोलता है, लगता है कि वह झूठ बोल ही नहीं रहा है, और इसी जिसे हम कहते हैं मिथ्या परिपक्वता, झूठ बोलने में बहुत ही परिपक्व होता है, और इसीलिए रोस ने इस अवस्था को बोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करेंगे। हमें लगता है कि यह 2 से 3 बार आप सभी के पेपर में, यूपी टेट के पेपर में पूछा गया है, तो इसे आप नोट करेंगे, आप सभी से पूछा जा सकता है। कोलर ब्रूस ने क्या कहा बाल्यावस्था से संबंधित, यह पूछा गया था आप सभी से 2019 के टेट में। कब पूछा गया था? 2019 यूपी टेट के पेपर में पूछा गया था कि कोलर ब्रूस ने क्या कहा है बाल्यावस्था, इसे आप लिख देंगे, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इसे आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आप इसे ध्यान देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसे आप ध्यान देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन 5th का आपका राइट ऑप्शन होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा स्किनर ने, बेहतरीन क्वेश्चन है, करा स्किनर ने भाषा के सिद्धांत में कितने चरण दिए हैं? 2, 3, 4, 5। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आप बताइए इसमें से स्किनर ने भाषा के सिद्धांत में कितने चरण दिए हैं? तो आप चरण दिए हैं 3 कि 3 दिए हैं, आपका राइट ऑप्शन होगा बी। बात करें स्किनर ने क्या कहा, बच्चा को कैसे सिखाएं भाषा? अनुकरण के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से सिखाएं। अनुकरण के माध्यम से सिखाएंगे, तो किसने कहा था? स्किनर ने ही कहा था, और इसे आप ध्यान देंगे। बात करें अगर पूछा जाए अनुबंधन के द्वारा किसने बोला है? अनुबंधन के द्वारा, तो अनुबंधन के द्वारा बोला गया है वह पावलोव के द्वारा। अनुबंधन के द्वारा भाषा सिखाने की बात की गई है, भाषा सिखाने की बात वह की गई है पावलोव के द्वारा। आप इससे स्क्रीनशॉट लेंगे। स्किनर ने भाषा के सिद्धांत में कितने चरण दिए हैं? वह दिए हैं 3 चरण दिए हैं, आपका राइट ऑप्शन होगा बी। इसे आप ध्यान देंगे, 6 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। करा स्थान अधिगम पूछा जा रहा है, स्थान अधिगम का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? करा टोलमैन, गुथरी, थॉर्नडाइक, कुटलेविन। जी आप बताएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। स्थान अधिगम का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? बात करें तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप बताने का प्रयास कीजिए। वह होगा 7 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, टोलमैन। बात करें टोलमैन से, बात करते हैं। आप देखिए टोलमैन का सिद्धांत पूरा हम लिख देते हैं आप सभी के सामने। टोलमैन का जो सिद्धांत है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी आपको हम पूरा चीजें अच्छे से लिखा दे रहे हैं। इनके सिद्धांत को बोला जाता है अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को बोला जाता है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को बोला जाता है स्थान अधिगम का सिद्धांत। सारी चीजें आप लिखते चलेंगे। देखिए आप सभी के लिए स्थान अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं। बात करें उद्दीपन निष्पादन अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। उद्दीपन बोलते हैं निष्पादन अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत, इसे आप नोट करेंगे। टोलमैन का सिद्धांत है। कई नाम प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार आप सभी से पूछे गए, इसे आप ध्यान देना। तो आप लोग इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप सभी से पूछा जा सकता है। एक और नाम है, इसे आप ध्यान देंगे, एक उद्दीपक का सिद्धांत। उद्दीपक का सिद्धांत यह भी है इन्हीं का, किसका है? टोलमैन का। इसे आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसे आप लिखेंगे
उद्दीपक का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे टॉलमैन का सिद्धांत है। यही था पूरा निचोड़, यही था जो टॉलमैन का सिद्धांत है। टॉलमैन का सिद्धांत क्या, स्थान अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन का था। गुथरी की बात करें, गुथरी के द्वारा दिया गया है समीपता का सिद्धांत। थॉर्नडाइक की बात करें तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। लेविन की बात करें तो इनके द्वारा क्षेत्रवाद का सिद्धांत। तो आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा 7 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? करा बकिंघम, बर्ट, ईस्टर्न, टर्मन। जी आप बताएंगे इसका कौन सा, किसके अनुसार यह पूछा जा रहा है। अब बताने का प्रयास कीजिए किसका है यह डिफिनीशन। तो यह है बकिंघम का आपका राइट ऑप्शन। 8 का ए ऑप्शन राइट होगा, बकिंघम का डिफिनीशन है। बात करें बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, यह बोला गया है आपका टर्मन के द्वारा। इसे आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है टर्मन के द्वारा, बुद्धि सीखने की योग्यता है बकिंघम के द्वारा। आपका राइट ऑप्शन होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर आप क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा सृजनात्मकता का प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है? सृजनात्मकता प्रथम चरण निम्न में से कौन सा है? आप बताएंगे प्रकाशन या उद्भाषण, सुप्तावस्था उद्भवन, तैयारी या आयोजन, करा सत्यापन या मूल्यांकन। जी आप बात करते हैं या दिया किसके द्वारा गया है? सृजनात्मकता की बात करिए, सृजनात्मकता के चरण की बात करें, चरण कितने हैं? 4 चरण है। बात करें यह दिया किसके द्वारा है? वाल्स एवं काफमैन के द्वारा। वाल्स एवं कॉफमैन के द्वारा। और उन्होंने पहला चरण जो बताया है वह बताया है आयोजन, दूसरा बताया उन्होंने सुप्तावस्था, जिसे हम जानते उद्भवन, तीसरा जो होता है उसे हम जानते हैं प्रकाशन या इसे हम जानते हैं उद्भाषण, और जो चौथा था उसे हम जानते हैं सत्यापन या मूल्यांकन। इसे आप लोग क्रम से याद करना, आयोजन या तैयारी इसे बोला जा सकता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसे क्रम से याद करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें या सुपर टेट में आप सभी से पूछा गया कि कहां पर पूछा गया? 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी, कब हुई थी? यह 2018 में हुई थी, और तब जाकर यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी 68,500, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसे आप ध्यान देना। बात करें यह क्वेश्चन सृजनात्मकता चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 बार सुपर टेट हुआ है और दोनों बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन प्रथम चरण कह रहा है, तो प्रथम चरण क्या होगा? वह आपका होगा तैयारी या आयोजन। सी ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, आप बताने का प्रयास कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 9 का हो गया, 10 का देखेंगे। करा पॉल टोरेंस ने, पूछा जा रहा है, पॉल टोरेंस ने सृजनात्मक बालकों के कितने गुण बताए हैं? करा 84, 40, 20, 15। जी आप बताएंगे पॉल टोरेंस ने सृजनात्मक बालकों के कितने गुण बताए हैं, आप सभी को बताना है। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन से हो जाएगा? तो बात करें पॉल टोरेंस को क्या बोला जाता है? सृजनात्मकता का जनक। सारी चीजें आप लिखते चलें, सृजनात्मकता के जनक बोले जाते हैं। क्योंकि देखिए अभी आपके पास बहुत टाइम है, जितना आप डीप पढ़ेंगे आप सभी को पूरी डीप जानकारी दी जा रही है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो।
तो बात करें या होगा 84 गुण बताए हैं। कितने? 84 गुण। इन्होंने 84 गुण बताए हैं। किसने? पॉल टोरेंस ने। इसे आप देंगे। अगर 84 गुण पाए जाते हैं, अगर पाए जाते हैं बच्चे में, तो मतलब बच्चा समझा जाएगा कि बच्चे में सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी बालक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा निम्न में से, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करा निम्न में से क्रिएचमर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। करा लंबकाय, करा गोलाकाय, करा पुष्टकाय, करा आयताकार, आयताकृत। जी आप बताएंगे इसमें से क्रिएचमर के अनुसार कौन सा नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है। बात करें क्रिएचमर के द्वारा जो व्यक्तित्व का 4 प्रकार, कितना, जो पर्सनालिटी का कैटेगरी बांटा गया वह 4 प्रकार से बांटा गया। बात करें जो 4 प्रकार आप सभी के सामने है, इसे आप नोट कर लेंगे, आप सभी नोट करेंगे। लंबकाय, गोलकाय, तीसरी की बात करें पुष्टकाय, और जो चौथा था वह मिश्रित काय था। यही 4 थे, इसे आप ध्यान देंगे, यही 4 थे। और आप लोग को याद करने का ट्रिक मैं बता दूं, क्रिएचमर में कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। का, च, म और 4 शब्द हैं क्रिएचमर में। तो इससे अच्छा आप याद कर लेंगे 4 प्रकार। अगर आप सभी से सेल्डर पूछा जाता है, सेल्डर, तो आप बताएंगे इनके द्वारा 3 प्रकार। देखिए 3 शब्द बड़े हैं, सा है, ड है और है, 3 शब्द। तो आप 3 प्रकार इनके सोचिएगा। सेल्डर के अनुसार 3 प्रकार, क्रिएचमर के अनुसार 4 प्रकार। और अब बात करें आयताकृत की बात करते हैं, तो यह बांटा गया था सेल्डर के द्वारा दिया गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा कौन सा नहीं है, क्योंकि नहीं आपसे पूछा जा रहा, तो नहीं है आयताकार। इसे आप ध्यान देंगे, आयताकृत जो इनमें से नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा व्यक्तित्व का अमुखी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? क्या करें? फ्रायड, यूंग, एरिक एरिक्सन, सेल्डर। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें से आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्त बात करें तो व्यक्तित्व का जो अमुखी सिद्धांत दिया गया कार्ल यूंग के द्वारा। इन्होंने 3 प्रकार से बताया है। कौन कौन 3 प्रकार हम लिख देते हैं आप सभी के सामने। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, क्या है? बहिर्मुखी है, और उभयमुखी है। इसे भैया आप ध्यान देना। बात करें जो बच्चे कम बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतर्मुखी। जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, जैसे राजनेता में क्या पाया जाता है, वह बहिर्मुखी पाया जाता है। उभयमुखी जो मिला जुला होता है। तो जो व्यक्तित्व का अमुखी सिद्धांत था वह कार्ल यूंग के द्वारा दिया गया था। आपका राइट ऑप्शन होगा यूंग। बात करें फ्रायड की, बात करें तो फ्रायड क्या है? मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद के जनक है। एक संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद। और बात करें फ्रायड कहाँ के निवासी थे? वह थे ऑस्ट्रिया के। इसे आप नोट कर लेंगे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। क्या थे? मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ थे, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ। पेशे से क्या थे? मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ थे फ्रायड। और फ्रायड के शिष्य कौन थे? यूंग। और एरिक्सन भी थे। एरिक एरिक्सन की बात करें, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है, लिख लेंगे, एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है मनोसामाजिक सिद्धांत। बात करें सेल्डर, आपको पता है सेल्डर के द्वारा दिया गया है, यह दिया है 3 प्रकार से बताया गया व्यक्तित्व का विभाजन किया गया है शरीर रचना के आधार पर। किसके आधार पर? शरीर रचना के आधार पर।
तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। वह ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, वह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम सभी, अगले क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा विषम लिंगी प्रेम, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करा विषम लिंगी प्रेम किस अवस्था में की विशेषता है। करा किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। जी आप बात करते हैं अवस्थाओं से संबंधित, अभी हम आपको लिख देते हैं जो शैशवावस्था में पाया जाता है। शैशवावस्था में जो पाया जाता है वह पाया जाता है समलिंगी ईर्ष्या, समलिंगी ईर्ष्या पाया जाता है, इसे आप नोट करेंगे। बाल्यावस्था में क्या पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। बाल्यावस्था में पाया जाता है समलिंगी प्रेम, मतलब लड़की लड़कियों के साथ प्रेम करेंगी और लड़के लड़कों के साथ। किशोरावस्था में बात करें तो किशोरावस्था की जब बात करते हैं तो यह पाया जाता है किशोरावस्था में विषमलिंगी प्रेम। और आप सभी से विषमलिंगी प्रेम के बारे में पूछा जा रहा है तो आप ध्यान दे सकते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा, इसे आप नोट करेंगे। शैशवावस्था में क्या पाया जाएगा, समलिंगी ईर्ष्या। बाल्यावस्था में समलिंगी प्रेम, किशोरावस्था में विषमलिंगी प्रेम। इसे आप ध्यान देंगे। आपका राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा ए ऑप्शन से करेक्ट होगा, किशोरावस्था, जिसे हम जानते हैं एडोलसेंस। बात करें इसके जनक कौन बोले जाते हैं, तो किशोरावस्था के जनक बोले जाते हैं स्टैनली हॉल। आपको सारी चीजें आपको लिखा दी जा रही हैं, समझा दी जा रही हैं। बात करें शैशवावस्था का एज कितना होता है, 0 से 6 वर्ष समानता। बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था की बात करें तो समानता 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 18 वर्ष से ऊपर। इसे आप ध्यान देंगे। पूरी जानकारी आपको भर दी गई है दोस्त, तो आप सभी पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए है दोस्त। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 14 नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करेक्ट, क्रमिक विकास का सिद्धांत, बेहतरीन क्वेश्चन का रहा है। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। करा स्टैनली हॉल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, फ्रायड। जी आप देखिए, पहले आप समझिए किसके द्वारा दिया गया है। स्टैनली हॉल की बात करें, स्टैनली हॉल की बात करें तो इनके द्वारा कहा गया है जो एकाएक बोल सकते हैं आप सभी, एकाएक या आधी तूफान इन्होंने बोला कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था को बोला आकस्मिक विकास का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था की बात करें, स्टैनली हॉल ने कहा कि जो विकास बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो बहुत तेजी से बच्चे के जो है विकास बहुत स्पीड के साथ और चारों तरफ से बच्चे का फैलने लगता है, विकास होने लगता है, स्टैनली हॉल ने कहा है। बात करें थॉर्नडाइक ने क्या कहा, थॉर्नडाइक ने कहा भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्रम तरीके से होगा, क्रमिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं, आधी तूफान नहीं आती है किशोरावस्था में, एक क्रम से होता है, जैसे क्रम से चला आ रहा है, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, एक क्रम से जैसे जैसे आ रहा है वैसे बच्चे का विकास होगा, थॉर्नडाइक ने कहा। लेकिन वहीं पर स्टैनली हॉल कहते हैं कि बहुत ही जैसे बच्चा 12 से 18 वर्ष की एज में पहुंचता है उसके विस्फोट हो जाता है उसके बॉडी में और चारों तरफ से उसका बच्चे का विकास होने लगता है। यह स्टैनली हॉल का कथन था। बात करें वुडवर्थ की बात करें तो यह बोले जाते हैं प्रश्नावलीविद के जनक। फ्रायड की बात करें, फ्रायड के द्वारा जो दिया गया है व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। देखिए आप सभी को अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें दी जा रही हैं। मनोलैंगिक सिद्धांत, और मनोलैंगिक सिद्धांत इन्होंने बताए 5 प्रकार है, क्रम से आप सभी से पूछा जाता है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। 14 का आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन हो जाएगा भैया, वह होगा बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करेक्ट, शैशवावस्था, बेहतरीन क्वेश्चन। करेक्ट, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है
किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? स्किनर, फ्रायड, वुडवर्थ, रॉस। ये आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 15 नंबर के लिए कमेंट कीजिए कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 नंबर की जब बात करते हैं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है या बोलते हैं फ्रायड। कौन बोलता है? फ्रायड कहते हैं सबसे महत्व शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है या फ्रायड का डिफिनीशन है। रॉस की बात करें तो रॉस बच्चा कल्पना का नायक है जो अपने जीवन का भली भांति निर्देशन करता है। तो इसे आप ध्यान देंगे, रॉस की डिफिनीशन है, तो आप इससे सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। वैलेंटाइन का एक डिफिनीशन है, बाल्यावस्था जो बच्चा शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंटाइन की डिफिनीशन है, वैलेंटाइन की डिफिनीशन है, इससे आप लिखेंगे शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा बी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिखा गया है। वैलेंटाइन की डिफिनीशन आपको याद रखने की जरूरत है। क्यों? देखिए ऑप्शंस में नहीं तब भी मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट तो है, तो आप इसे ध्यान देना। वैलेंटाइन ने क्या कहा? शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को माना है वैलेंटाइन ने। दोस्तों आप सभी के सामने यह 15 क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। एक बार आप सभी क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी मित्र चैनल पे पहली बार आते हैं, मैं बार बार कहता नहीं हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को आप लोग सेशन को शेयर कर दें और जो आप सभी क्लास को लाइक कर दें, मैं कहता नहीं हूं। जब आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद करेंगे। लेकिन देखिए अगर आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो इतना तो है कि आपका दायित्व बनता है कि आप क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें, और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ों को एक्सप्लेन के माध्यम से समझाया गया। तो अगर आप दोस्त इस क्लास की पीडीएफ का चाहते हैं, इस क्लास की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप सभी के सामने देख रहे हैं आंसर भी दिया गया है। हर जो 15 क्वेश्चन अभी आपको समझाया गया उसके आंसर भी दिए गए हैं। देखिए सारे आंसर आप सभी के सामने हैं और आप आंसर आप देख रहे होंगे, सभी के आंसर देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग दोस्त अगर आंसर चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप जाएंगे कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा। टेलीग्राम पर जाएंगे, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट, या सर्च करेंगे और आपको इस जो चैनल का लोगो दिखेगा और आप क्या करेंगे? वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। इसे आप ध्यान दें, आप ज्वाइन हो जाएंगे और अपने पीडीएफ को डाउनलोड करके अपलोड करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए मेरा मतलब यह है कि इससे आप अगर डाउनलोड कर लेंगे तो इससे होगा कि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आप लोग एक बार क्लास को अगर ना देखना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ से आंसर को समझ सकते हैं। अगर आंसर भूल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं तो कहाँ खोजने जाएंगे? फिर से क्लास देखनी पड़ेगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप आंसर से समझ सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। दोस्तों यह रही आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो आप लोग दोस्तों सेशन को शेयर कर दिया करें, क्लास को अच्छे से वॉच किया करें और फुल वॉच करें, क्लास को पूरा वॉच किया करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।